नमस्कार। वंदे मातरम। मैं गीतांजलि सच्ची कहानियों से आपको जागरूक करना चाहती हूँ। एक दिन एक परिवार का स्नेह मिलन था और उसमें मुझे कुछ बोलना था। तभी उस कार्यक्रम के ख़त्म होने पर एक महिला आती है और मुझसे मेरा नंबर मांगती है। कहती है मेरी भतीजी बहुत ही मुश्किल में है। जब दूसरे दिन सुबह ही इस लड़की का फ़ोन आ जाता है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा अगर हो सके, क्योंकि वो मेरे घर से बहुत डिस्टेंस पर रहती थी, तो मैंने कहा अगर हो सके तो फ़ोन पे आप बता दीजिए क्या बात है। मैं शायद फ़ोन पर ही आपकी मदद कर दूँगी। उन्होंने फ़ोन पर जो मुझसे बात की तो ये कुछ इस तरह थी कि उसकी शादी हुई थी और एक बेटा था। उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था और ऐसे में ससुराल वालों ने भी 1-2 साल रखने के बाद, शायद 1-1.5 साल रखने के बाद उसे कह दिया कि अब तुम्हारा खर्चा कौन करेगा, तुम्हारा बेटे का खर्चा कौन करेगा। ना तो उसके पति का कोई समाचार था, ना कुछ था कि वो कहाँ पर है। तो ये सोचकर उन्होंने इसे अपने मैके भेज दिया। जब ये लड़की अपने मैके चली आती है तो सही है, माँ बाप तो रखते हैं, भाई भाभी भी रख लेते हैं, लेकिन हर रोज़ के लिए अभी भी हमारा समाज इतना मजबूत नहीं है लड़की के साथ खड़े रहने में। तो शायद सबने सोचा कि अगर उसका पति तो वापस नहीं आया है और ना आने का कोई उम्मीद है तो हम उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन पता चला कि बिना डिवोर्स के शादी नहीं हो सकती। फिर उसकी भाभी ने बीच में से एक रास्ता निकाला कि हम अभी कुछ चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप, उसमें बिना शादी के भी आप रह सकते हो। और एक एडवोकेट से वो लोग मिले। एडवोकेट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के पेपर बनाने में और हाँ, एक लड़का भी ढूंढ लिया गया। जो उसकी भाभी थी उसका ही मौसेरा लड़का था। तो फिर दोनों मिले लिव इन रिलेशनशिप के पेपर बनाने के लिए एडवोकेट से। एडवोकेट ने कहा कि इस पेपर बनाने के लिए, क्योंकि लीगल है सारा कुछ, तो ये पेपर बनाने के लिए 22,000 लगेंगे, 22,000। अभी ये बेचारी ऐसे मैं बताऊं कि उनके पास ऐसे भी कोई पैसे का इतना इंतज़ाम भी नहीं था। तो उसने कहा कि मेरे पास एक गोल्ड की जो मेरी रिंग्स हैं, मैं वो बेचकर आपको पैसे दे दूँगी। फिर उन्होंने तय किया सब कुछ, और लेकिन कुछ पैसे कम हुए इयरिंग्स बेचने के बाद। कुछ ऐसे सब वो जो नया पति उसका हुआ था जिसके साथ रिलेशनशिप के पेपर बनवाने थे, उसके पास भी कुछ कम पैसे थे। तो ये सब जोड़ जाड़ कर कम पैसे फिर भी हुए। तो एडवोकेट ने उन्हें लिव इन रिलेशनशिप के पेपर नहीं दिए। पहली बात ये हो गई। बाद में ये हुआ कि जैसे ही ये इस बंदे के साथ उसने अपना घर संसार शुरू करने का सोचा, अपने उसके बेटे को भी इस बंदे ने प्यार से अपना लिया। और तभी ये होता है कि एक नोटिस आती है बाहर से, मध्य प्रदेश या ऐसे ही किसी गुजरात के बाहर के स्टेट से। तो वहाँ से एक नोटिस आती है और उस नोटिस के ज़रिए उन्हें बताया जाता है कि आपने ये कुछ गलत किया है, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग सकते हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपका ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो ये नोटिस पढ़ने के बाद बेचारी के तो जो भी शादी हुई थी या फिर नए रिलेशनशिप में जो वो आई थी, वो सारी खुशियाँ उसकी तो नष्ट हो गई। और टेंशन में ना खाना पूरा खाती, ना रात को सो पाती। वो उसने जब मुझे बताया तो उसने कहा कि दीदी मैं कितने मतलब जब से ये नोटिस आई है और जब मुझे वो मिली, वो सारा समय हो चुका था 4 साल। तो 4 साल से ना तो मैंने अच्छी तरह से खाना खाया है, ना मैं अच्छी तरह से मैं सोई हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी पूरी मुझे लग रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ ही नहीं। उसके खुद के चेहरे के ऊपर
साफ साफ ऐसा दिखाई दे रहा था कि मुसीबतों का पहाड़ जैसे लेकर घूम रही है। क्यों? क्योंकि कानून का पूरा उसे ना तो पूरी जानकारी थी ना कुछ पता था। फिर एक नोटिस के बारे में तो एक एक जो ये 4 साल थी उसमें 2 नोटिस आई उसके ऊपर। एक थी गुजरात के बाहर से आई, दूसरी गुजरात से ही आई हुई थी, तो गुजरात के ही एक शहर से आई थी। तो ये दोनों नोटिस में ऐसे ही कुछ धमकियां लिखी हुई थी। तो ऑब्वियस जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो एडवोकेट्स को यही समझते हैं कि कानून संविधान से चलने वाले हैं लोग, तो यही बोल रहे हैं। तो जो ये है तो सच्ची है बात, कोई गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर उस बेटी ने मतलब 4 साल टेंशन में निकाले। बहुत सारे लोगों से वो मिली, बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन सबने यही बताया हाँ सही बात है, ऐसा हो सकता है, तुम ऐसे नहीं रह सकती इनके साथ। तो ना तो उसके पास उसका पुराना पति था, नया पति था, वो संभालता था उसका, उसको संभालता था, खाना बाना सब प्रोवाइड हो जाता था वहाँ पर, लेकिन उसके साथ वो प्यार से रह ही नहीं पाती, क्योंकि सारा चिंता का विषय तो वो घूम लेकर सर पे लेकर घूम रही थी। फिर जब मुझसे मिली, मुझसे उसने बात की फ़ोन पर, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है चलो हम मिलते हैं। मुझे लगा क्या है नोटिस, देखते हैं भाई। तो फिर मैंने उनको मिलने के लिए बुलाया। एक हमारे रिलेटिव्स थे, उनके घर ही उनको बुलाया मैंने। और वो दोनों बुआ भतीजी आए और मुझे कहा कहा कि ये नोटिस है दोनों मेरे पास। मैंने नोटिस पढ़ी। जो उसमें एडवोकेट्स थे उन दोनों को, और एक जो बाहर का था, उनको भी मैंने फ़ोन किया। मैंने बताया कि मैं कौन हूँ और ऐसी ऐसी नोटिस आपने एक भेजी है एक लड़की को, और ये क्या है भैया। और मेरे फ़ोन पूरे स्पीकर पर थे ताकि वो बेटी महिला जो थी वो सुन सके। तो उस बंदे ने कहा हाँ वो तो सही है, मेरे पास आया था, मेरे दोस्त का दोस्त था, वो मेरे पास आया था, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लिख कर दो, मेरे पति को मुझे भेजना, पति मेरी वाइफ को मुझे भेजना है। तो ऐसा करके कहा और मुझे बहुत प्रेशर का किया, तो मैंने भेज दिया। वो कहता था कि मुझे धमकी भेज देनी है मेरी वाइफ को, तो फिर मैंने भेज दिया। और अभी मैंने पूछा कि भैया ये नोटिस का अभी कोई मायने है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बहन जी ऐसा कुछ नहीं है, आप फाड़ दीजिए। मैंने मेरी पहचान दी उनको कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी ये नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है, आप फाड़ दीजिए और उनको बोलो कि सॉरी, इस नोटिस की वजह से वो डरे ना। और कह के फिर वो महिला भी ऐसे ही सोचने लगी क्या है ये सब अचानक से। फिर दूसरा फ़ोन मैंने गुजरात के ही एक शहर के जो एडवोकेट थे उनको भी किया। उन्होंने भी सेम यही आंसर दिया कि भाई मेरे दोस्त का दोस्त था और आया था मेरे पास, और मुझे ऐसे ऐसे बोला उन्होंने कि ये कर दो ये कर दो, तो मैंने कर दिया। एक दोस्त के नाते मैंने हेल्प कर दी। मैंने बोला ये हेल्प थी। आप जानते हो एक महिला के 4 साल कैसे निकले, उस उन्होंने मेंटली कैसे ये सब झेला है। तो फिर उन्होंने भी सॉरी कहा और कहा कि देखिए आप भी, मेरी नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है, आप ये फेंक दीजिए। और ये बहुत सारी बातें उनसे और भी हुई। और फिर हमने उनसे पूछा कि इनके पति कहाँ पर हैं। उन्होंने बोला वो तो आया था 4 साल पहले, अभी तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, मुझे तो याद भी नहीं है। तो फिर ये सब ख़त्म होने के बाद उस महिला, मैंने बोल दिया कि अभी ये नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है, सुना आपने, मतलब आप आराम से जिसके साथ जी रही है उसके साथ जी सकती हो इफ़ यू हैव अ लिविंग रिलेशनशिप के पेपर। तो उन्होंने बोला आपके लिविंग रिलेशनशिप के तो पेपर ऐसे ही उन्होंने दिए ही नहीं, क्योंकि मेरे पैसे ही मेरे कम पड़ गए थे, तो मेरे एडवोकेट्स ने जो यहाँ थे उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप के पेपर दिए ही नहीं। अभी उनको भी मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बात नहीं की, मैंने उसी लड़की से बात करवाई कि तू बात कर कि तेरे पेपर कहाँ है। तो लड़की ने बात की उनके साथ कि आपने जो पेपर लिव इन रिलेशनशिप के जो बनवाए थे मेरे, वो कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा मतलब पैसे अगर कम है तो मैं थोड़ी दे दूँगी आपको। तो फिर उसने कहा कि अगर मैं पैसे दे जाऊँ तो बोले हाँ हाँ भी कहाँ ठीक है ले जाना ये वो करके। लेकिन वहाँ पे मैंने जैसे जैसे बोला वैसे ही वो महिला ने बोला
तो फिर वो भी तैयार हो गए एडवोकेट के, ठीक है ले जाना पेपर आ। ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई। 3 कॉल थे, ओनली 3 कॉल्स मुझे करने थे और वो हो गए। फिर बाद में उस महिला के सामने मैंने देखा और मैंने पूछा कि अब क्या सोच रही हो अभी। तो उन्होंने बोला इतनी सी बात थी और मैंने 4 साल कैसे निकाल दिए। तो मैंने बोला हाँ अभी। तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। फिर मैंने, वो दोनों अंदर बुआ भतीजे अंदर अंदर बातें कर रहे थे कि अब क्या। मैंने बोला अभी कोई है, मतलब अभी कुछ नर्वस और क्वेश्चन है तो बताओ मुझे। तो उनकी बुआ ने बोला कि आपकी फ़ीस क्या होगी। तो मैंने कहा मैं ज़्यादा फ़ीस लेती हूँ, शायद अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप। उन्होंने बोला कि जैसे हम लोगों ने वो बालियाँ बेच कर दिया था उनको, वैसे ही कुछ बेच बाच कर आपको भी देंगे, थोड़े थोड़े देंगे लेकिन आपको दे देंगे। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, फिर थोड़े थोड़े ही देते रहना, क्योंकि अपनी शेरी मोहल्ले में जो बेज़ुबान आते हैं, कौवा, कुत्ता, बिल्लियाँ, गाय, इन सबको अगर हो सके तो खाना खिला देना, पानी पिला देना। अगर आपका घर है, आपके घर के पास वो बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं तो करने देना। बस इतनी फ़ीस है मेरी। आप यकीन मानिए वो महिला और उसकी बुआ दोनों इतने रोए हैं, उनकी आंखों से जैसे गंगा जमुना निकल पड़ी। इतने रोए दोनों कि हम लोगों ने इतने पैसे बर्बाद किए लेकिन हमें ऐसी हेल्प किसी ने नहीं की। तो मैंने कहा मैंने नहीं की है, शायद हम इतने दूर थे फिर भी हम लोगों को किसी ने अगर मिलवाया तो वो ऊपर वाला था। बस यही एक सोच थी, मदद करने की एक मेरी भावना थी, जिससे आपका काम हो गया। दोस्तों यही बातें होती हैं जिनसे हम कभी ना कभी, दोस्तों डर सबसे बड़ा दुश्मन है और गलत जानकारी इससे भी बड़ा। अगर आप कानून नहीं जानते हो तो आपको कोई आसानी से डरा सकता है। अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला ऐसी सिचुएशन में है तो मुझे कमेंट में हेल्प लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी भी हेल्पलेस महिला या कोई भी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके और एक छोटी सी मदद भी पहुंच सके। जय भारत।